स्टूडेंट्स चैप्टर 2 सेल्फ एंड पर्सनालिटी, इस चैप्टर में हम 3 चीज़ों को कवर करेंगे। वन इज़ द सेल्फ वाला पार्ट, सेकंड वन इज़ अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी एंड थर्ड वन इज़ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। तो स्टूडेंट्स, आज के हम इस क्लास में असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी को इतने अच्छे से और डिटेल्ड मैनर में करेंगे दैट यू विल गोइंग टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल एंड यू विल गोइंग टू लर्न फॉर योर फाइनल एग्जाम्स, बिकॉज ये टॉपिक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाना। सो लेट्स बिगिन विद द क्लास। सो क्लास, जैसे कि हम आज की इस क्लास में असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी को अच्छे से कवर करेंगे, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं दैट व्हाट डू वी अंडरस्टैंड फ्रॉम द टर्म पर्सनालिटी। तो स्टूडेंट्स, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी में अगर हम देखें, सो वी हैव दैट पर्सनालिटी रेफर्स टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। अब इसका मतलब क्या है? दैट हमारा सबका एक यूनिक वे है, हम सबका एक इंडिविजुअल वे है टू डील विद द सिचुएशन, टू हैव अ काइंड ऑफ बिहेवियर, टू हैव अ काइंड ऑफ डिफरेंट ट्रेट्स। हम सबका एक डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स रहते हैं। हम सब लोग एक जैसे नहीं हैं। कोई इंट्रोवर्ट है, कोई एक्सट्रोवर्ट है, कोई ज़्यादा टॉकेटिव है, कोई कम टॉकेटिव है, किसी में पेशेंस लेवल ज़्यादा है, किसी में कम है, कोई सोशेबल है, कोई सोशेबल नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं दैट हम सबको डिफाइन करती हैं, और बस इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? पर्सनैलिटी। सो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें, सो इट इज़ डिराइव फ्रॉम द टर्म पर्सोना, जो कि लैटिन वर्ड है। ये बेसिकली पर्सोना वर्ड क्यों लिया गया है? बिकॉज रोमन थिएटर्स में जो एक्टर्स हुआ करते थे, वो जो मास्क को लगाकर अपने रोल्स को परफॉर्म करते थे, उन मास्क को पर्सोना कहा जाता था लैटिन में। वहीं से पर्सोना से ये टर्म लिया गया है पर्सनालिटी। ले पर्सन डेफिनेशन की अगर हम बात करें, मतलब एक आम नागरिक, एक कॉमन मैन के अगर हम नज़रिए से पर्सनालिटी को देखें, तो ज़्यादातर ना पर्सनालिटी आउटर जो अपीयरेंस है उसको ज़्यादा महत्व दिया जाता है, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। आप दिखने में कैसे लग रहे हैं, तो ये डिफ़ाइन किया जाता है दैट आपकी पर्सनालिटी है। और आप दिखने में ठीक नहीं है तो आपको कह दिया जाता है दैट आपकी पर्सनालिटी अच्छी नहीं है। बट साइकोलॉजी टर्म्स में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम सबकी एक पर्सनालिटी है, हम सबके ट्रेट्स हैं जो हमारे बिहेवियर को, जो हमारे वे ऑफ लिविंग को कहीं ना कहीं डिफ़ाइन करता है और उनको इम्पैक्ट डालता है। सो ले पर्सन में देखते हैं एक्सटर्नल या फिजिकल अपीयरेंस आ गया, जैसे कि जो गुड लुकिंग पर्सन होता है हम कहते हैं दैट उसकी चार्मिंग पर्सनालिटी है। और अगर साइकोलॉजी डेफिनेशन देखी जाए तो इट रेफर्स टू आर करेक्टरिस्टिक वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू इंडिविजुअल एंड सिचुएशन। हमारे ऐसे क्या करेक्टरिस्टिक वे हैं? किसी ने जो है आपसे ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, तो एक इंसान है जो पलट कर ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, और एक इंसान है जो शांति से बात कर रहा है, एक इंसान है जो चुप कर गया, और एक इंसान है जो वहाँ पर रोने लग गया, और कोई और चौथा इंसान है जो वहाँ से उस सिचुएशन से चला गया, और कोई पांचवा इंसान है जो उस इंसान के साथ लड़ने पर आ गया। तो ये सब हमारा जो एक यूनिक वे है, एक अपना एक इंडिविजुअल वे है किसी भी इंडिविजुअल या सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का। इस चीज़ को हम पर्सनालिटी कहते हैं। सो पर्सनालिटी रेफर्स टू यूनिक एंड रिलेटिवली स्टेबल क्वालिटीज़। स्टेबल क्वालिटीज़ का मतलब ये है कि लाइफ टाइम ये देखा गया है दैट ज़्यादातर हमारी जो क्वालिटीज़ हैं वो स्टेबल रहती हैं। बचपन में हमारे में जो चीज़ें रहा करती थी, चाहे ठीक है हमने समाज की वजह से वो सप्रेस कर दी, और कभी जब हमें ज़्यादा मौका मिल गया तो हम वैसे बन गए। तो जब जैसे जैसे हमारी पर्सनालिटी, जैसे जैसे हमारे ट्रेट्स बनते जा रहे हैं विद आर चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, विद द इन्वायरमेंट वी आर गेटिंग, विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमें हमारी ट्रेट्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। तो ये जो है वो ज़िंदगी भर कहीं ना कहीं स्टेबल रहते हैं। थोड़े बहुत इसमें चेंजेस आ जाते हैं बट ये स्टेबल रहते हैं। दैट कैरेक्टराइज एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अक्रॉस डिफरेंट सिचुएशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब एक टाइम पीरियड के दौरान अगर देखा जाए तो डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन में कहीं ना कहीं वो इंसान का जो बिहेवियर है, जो रवैया है, वो उसी तरीके से रहता है। और ये बिहेवियर को पर्सनालिटी नहीं कहा, वो तरीका बिहेव करने का, उस तरीके को, उस करेक्टरिस्टिक्स को पर्सनालिटी कहा गया है। आई होप दैट आपको पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट व्यू पॉइंट से समझ में आ गया। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आ गया, अभी हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट आर द फीचर्स
फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी, पर्सनालिटी के क्या क्या फीचर्स हैं. सो द टू कंपोनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी आर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल कंपोनेंट. तो हम इतना तो अभी तक जान गए हैं डेफिनेशन को पढ़कर दैट हमारे दो कंपोनेंट्स रहते हैं, वन इज़ फिजिकल एंड द अनदर वन इज़ साइकोलॉजिकल. फिजिकल मतलब हम फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स में कैसे दिखते हैं, और साइकोलॉजिकल मतलब हमारी मेंटालिटी कैसी है, हमारा इनर वे किसी भी चीज़ के साथ, किसी भी सिचुएशन, पर्सन के साथ डील करने का. और अगर देखा जाए तो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स जो है स्टूडेंट्स, दैट होल्ड्स अ वेरी मिनिमम परसेंटेज इन योर पर्सनालिटी. आप देख सकते हैं, आप एग्जांपल्स ले सकते हैं, बहुत ऐसी सेलिब्रिटीज़ हैं, बहुत ऐसी फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनका जो है हो सकता है कि उनकी जो अपीयरेंस है, जो उनका बाहरी एक्सटर्नल लुक है वो इतना अच्छा नहीं है, बट फिर भी उनमें कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है, जो उनकी पर्सनालिटी में जो है वो बहुत अच्छे से निखार लेकर आता है. दैट इज़ बिकॉज ऑफ देयर इनर ट्रेड्स, बिकॉज ऑफ देयर इनर क्वालिटीज़. तो इट्स एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर इज़ फेयरली यूनिक इन अ गिवन इंडिविजुअल. मतलब ये एक्सप्रेस होती है इन द टर्म्स ऑफ बिहेवियर. आप कैसे किसी के सामने बिहेव करते हो, वहाँ से आपकी पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है. द फीचर्स ऑफ पर्सनालिटी डोंट चेंज ओवर टाइम कम्प्लीटली. ओवर द टाइम इसके फीचर्स जो हैं वो चेंज नहीं होते कि कम्प्लीटली एक इंसान बिल्कुल ही बदल गया, ऐसा नहीं रहता. इंटरनल और एक्सटर्नल सिचुएशन, डिमांड, और आप उन डिमांड्स को लेकर कितना अडेप्टिव हो, ये सारे जो हैं ये आपके पर्सनालिटी के फीचर्स कुछ एक सर्टेन एक्सटेंट तक चेंज कर सकते हैं. लेकिन एक इंसान बिल्कुल ही बदल गया, ऐसा पॉसिबल नहीं है. काफ़ी चीज़ों में आपको दिखने को लग रहा होगा, बट अभी भी आप देखोगे, अगर आप किसी इंसान को बहुत सालों के बाद मिले हो, आपको अभी भी लगेगा कि बहुत सारे ट्रेड जो इसमें बचपन में थे वो कहीं ना कहीं अभी भी मौजूद हैं. हो सकता है उसने अभी अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर वर्क कर लिया, उसकी पर्सनालिटी डेवलप हो गई, बिकॉज ऑफ उसकी कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो गया, उसका सेल्फ इस्टीम बढ़ गया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान बिल्कुल ही बदल गया, कम्प्लीटली चेंज हो गया. ऐसा नहीं रहता. पर्सनालिटी के ट्रेड जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं वो सेम ही रहते हैं, और कुछ एक एक्सटेंट तक ही उनमें चेंजेस आती हैं. अब हम बात करेंगे हमारे आज के टॉपिक की, दैट इज़ मेथड ऑफ असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी. बहुत ध्यान से समझना है इन अ डिटेल्ड मैनर. जब हम मेथड्स की बात कर रहे हैं, असेसमेंट का मतलब लिख लीजिए कैलकुलेशन या फिर मेजरमेंट. सो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ रिपोर्ट मेजर की, उसके बाद हम समझेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स को, एंड थर्ड वन वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियरल टेक्निक. अब स्टूडेंट्स, आप इनके सेकंड नेम को भी ध्यान में रखिए. जब हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर की बात कर रहे हैं तो इससे हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट मेथड की. सेल्फ रिपोर्ट मेजर को डायरेक्ट मेथड भी कहा जाता है. अब समझते हैं ऐसा क्यों है. पहले तो सेल्फ रिपोर्ट मेजर को समझते हैं. नेम से क्लियर है कि एक इंसान ने खुद के बारे में रिपोर्टिंग सेल्फ देनी है, खुद से देनी है. जैसे आप कहीं जाते हो तो अगर वहाँ सेल्फ सर्विस लिखा होता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको खुद से जाना है, अपने खाने पीने का वहाँ से लेना है और अपने अपने टेबल पे जाके बैठ जाना है, सेल्फ सर्विसेज दो. ठीक है जी. ऐसे ही बच्चे सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में हैं. दैट सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स में आपको किस तरीके से, आपको अपनी ही पर्सनालिटी के बारे में, अपनी ही जो है ट्रेड्स के बारे में आपको खुद से रिपोर्टिंग देनी है. दैट मीन्स सेल्फ रिपोर्ट मेजर. और इसलिए इस मेथड को हम डायरेक्ट मेथड भी कहते हैं, बिकॉज ये एकदम डायरेक्ट है. इसमें कुछ भी जो है छिपा हुआ नहीं है. सीधा सीधा आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उनकी स्टेटमेंट्स के, आपको उनके जवाब जो है वो देने होते हैं, और वहाँ से ये पता चलता है जो भी उन्होंने आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, आपकी वैल्यूज़, आपकी पर्सनालिटी का कुछ भी ट्रेड कैलकुलेट करना है, वो हर एक चीज़ पता चल जाती है. तो जब हम सेल्फ रिपोर्ट मेजर की बात करते हैं तो इसमें जो गॉर्डन एल्पोर्ट हैं उन्होंने ये सजेस्ट किया था, एंड इन्होंने कहा था कि सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्टिवली रिपोर्ट करेगा अपनी फीलिंग्स को. ऑब्जेक्टिवली का मतलब ये है कि यहाँ पर उसको ऑप्शंस गिवन होंगे, उन ऑप्शंस में वो टिक मार्क लगाएगा जो भी उसको लगता है. ऑब्जेक्टिवली समझते हो ना. सब्जेक्टिवली मतलब होता है जब आप स्टेटमेंट्स में आंसर लिखते हो, और ऑब्जेक्टिवली मतलब होता है जब जस्ट आपको टिक मार्क्स लगाने होते हैं, या तो वहाँ पे येस नो होगा या वहाँ पर अग्री डिसअग्री, इस तरह की ऑप्शंस गिवन होती हैं और आपको टिक मार्क लगाने होते हैं. तो बस एल्पोर्ट ने जो है वो वही कहा. अभी स्टूडेंट्स, अगर हम 3 सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स की बात करें जो क्लास 12 साइकोलॉजी के सिलेबस में आ जाता है, तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट द मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में MMPI भी कहते हैं.
सो इट इज़ डेवलप्ड बाय हैथवे एंड मैकिन्ले। ये आपको नाम याद रखने हैं कि हैथवे और मैकिन्ले ने इस रिपोर्ट मेजर को, सेल्फ रिपोर्ट मेजर जिसका नाम है MMPI, जिसकी फुल फॉर्म है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री को जो है दिया था। इन्होंने बेसिकली इस टेस्ट को दिया और ये टेस्ट हेल्प करता है साइकोपैथोलॉजी, वैराइटीज़ ऑफ साइकोपैथोलॉजी। साइकोपैथोलॉजी इज़ बेसिकली स्टडी ऑफ एबनॉर्मल बिहेवियर। तो स्टूडेंट्स जितने भी पॉइंट्स यहाँ पर लिखे गए हैं प्लीज़ आपने इनको जो है एग्ज़ाम में लिख कर आना है। उसका रीज़न ये है दैट जब भी हम बोर्ड की चेकिंग में जाते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं बिकॉज वो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं। उन्हें पता होते हैं बट जब वो एग्ज़ाम में नहीं लिख कर आते तो डिडक्ट होते हैं। इवन आई रिमेंबर दैट लास्ट ईयर ये 2 मार्क्स में जो है ये क्वेश्चन आया था और जिन बच्चों ने साइकोपैथोलॉजी नहीं दिया था तो उनका हाफ या 1 मार्क जो है वो डिडक्ट किया गया था। तो प्लीज़ इसको आपने ध्यान में रखना है। द रिवाइज्ड वर्जन इज MMPI 2। अब रिवाइज्ड वर्जन का मतलब ये होता है कि कई बार कुछ चीज़ें बन जाती हैं बट ऐसा लगता है कि उनमें कुछ रिवीजन होनी बाकी है, उनकी स्टेटमेंट्स को रिवाइज किया जाए, चेंजेस लेकर आई जाए। और चेंजेस जब लेकर आई जाती हैं और जब वो इम्प्लीमेंट हो जाती हैं तो हम कहते हैं दैट दिस इज़ द रिवाइज्ड वर्जन। तो ऐसे यहाँ पर है कि इसका जो रिवाइज्ड वर्जन है दैट इज़ MMPI 2। वर्जन मीन्स टू से वर्जन समझते हो दैट इसी का ही हूबहू एक इसको ही रिवाइज किया गया, इसकी ही स्टेटमेंट्स में चेंजेस लाई गई और उसको नाम दिया गया MMPI 2। अब इसमें कितनी स्टेटमेंट्स हैं स्टूडेंट्स? 567 स्टेटमेंट्स हैं। तो आप देख रहे हो कि कितना लेंदी ये टेस्ट है। अब स्टूडेंट्स मुझे नहीं पता कि स्टूडेंट्स बच्चे जो हैं वो क्यों ऐसा करते हैं, क्यों इन स्टेटमेंट्स को गलत लिख कर आते हैं। 567 का हमेशा कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा लिखाएंगे। देखो लर्न करना कितना ईजी है। आपकी नंबर्स क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो बस ये वही तो है 5 6 7 दैट्स इट। आपको ऐसे ही याद रखना है कि 3 डिजिट्स हैं और 5 से स्टार्ट होगा तो 567 स्टेटमेंट्स हो गए। तो सब्जेक्ट को हर एक स्टेटमेंट को जज करना है और उसको ट्रू और फॉल्स जो है वो लगाना है। जो भी उसको अपने लिए लगता है कि ट्रू है तो उसको ट्रू पे टिक मार्क लगाना है, अगर उसे लगता है कि ये फॉल्स है तो उसको फॉल्स पे टिक मार्क जो है वो लगाना है। हाँ जी, सो ये टेस्ट को बच्चे 10 सब स्केल्स में डिवाइड किया गया है। कितने सब स्केल्स में डिवाइड किया गया है? 10 सब स्केल्स में डिवाइड किया गया है विच सीक टू डायग्नोज हाइपोकॉन्ड्रियाज, डिप्रेशन, हिस्टीरिया, साइकोपैथिक डेविएट, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, पैरानॉय, साइकेस्थीनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया एंड सोशल इंट्रोवर्शन। एक बार इन सबको ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं। आपको बहुत डिटेल में इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आपके सिलेबस में नहीं है। समझ लेते हैं कि ये क्या है। हाइपोकॉन्ड्रियाज इज बेसिकली बच्चे इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर का ओल्ड नेम है। पहले इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर जो आपने चैप्टर 4 में किया है उसमें जो है ये हाइपोकॉन्ड्रियाज जो है ये पहले कहा जाता था, अभी न्यू टर्म है इलनेस एंजाइटी डिसऑर्डर। डिप्रेशन वी ऑल नो। हिस्टीरिया में क्या होता है ना, एक इंसान का अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता तो वो अचानक से बहुत ऊंची ऊंची हंसने लग जाता है या बहुत ऊंची ऊंची रोने लग जाता है या फिर बहुत ऊंची शाउट करने लग जाता है, तो वो होती है बीमारी हिस्टीरिया की। साइकोपैथिक डेविएट वो चीज़ आ जाती है कि जब हम सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट जाते हैं, जब हम सोसाइटी के रूल्स को फॉलो नहीं करते, हम हर एक चीज़ सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हैं, लोगों में होते हुए भी उनसे अलग अपने आप को फील करते हैं, उनमें खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। सो दीज ऑल रिलेटेड विद द सोशल थिंग्स, तो वो चीज़ आ जाती है साइकोपैथिक डेविएट में। मैस्कुलिनिटी फेमिनिटी इज़ बेसिकली नॉट अ डिसऑर्डर। मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का मतलब स्टूडेंट्स ये है दैट इनमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ये देखे जाते हैं दैट मैस्कुलिनिटी मीन्स टू से कि मेल के डिफाइन किए गए जो रोल्स हैं, जो मेल के डिफाइन किए रोल्स हैं कि कल्चरली जो ओरिजिनली ऐसा है कि ये सब चीज़ें मेल करेंगे और ये सब चीज़ें जो फीमेल्स करेंगी, ये सारे वर्क फीमेल्स करेंगी, दैट इज़ फेमिनिटी। ठीक है जी। तो उसके साथ देखा जाता है कि जो सब्जेक्ट है आपका वो इन सब चीज़ों की तरफ कितना कन्फाइंड है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरानॉय, साइकेस्थीनिया, स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिया एंड सोशल इंट्रोवर्जन की। तो इसमें हम बात करेंगे सबसे पहले पैरानॉय की। तो पैरानॉय वाले जो लोग होते हैं वो काफ़ी सस्पिशियस हो जाते हैं अपने आसपास चीज़ों को लेकर, ट्रस्ट खो देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा मतलब एक उन्हें लगता है कि शायद लोग मेरी बात कर रहे हैं, शायद लोग मेरे ऊपर हंस रहे हैं। ठीक है, और अपना भी कुछ
कुछ उनसे वर्क ख़राब हो जाता है तो उसका ब्लेम वो दूसरों पर लगाते हैं। साइकोपैथीनिया एक बहुत ही ओल्ड टर्म है जिसके अकॉर्डिंगली क्या चीज़ें रहती थी कि ऑब्सेसिव बिहेवियर हो गया, फोबियाज़ हो गया, एंग्जाइटी हो गया, इन सब चीज़ों के लिए ना एक टर्म दी जाती थी, दैट इज़ साइकोपैथीनिया, बट दिस इज़ अ वेरी ओल्ड टर्म, ठीक है। उसके बाद स्किज़ोफ्रेनिया की अगर हम बात करेंगे तो अगेन आपने चैप्टर 4 में बहुत डिटेल में समझ लिया है दैट डिल्यूजन्स, हेलुसिनेशंस जो हैं वो क्या क्या चीज़ें रहती हैं। मैनिया हो गया, मैनिया इज़ वेरी लाइक बहुत ज़्यादा खुशी हो जाती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाती है, पॉजिटिव इमोशन शो करना और बहुत ज़्यादा ही एग्जैजरेट करके करना, लाइक एक डिप्रेशन साइकिल होता है, एक मैनिया साइकिल होता है। अगेन आपने बाइपोलर डिसऑर्डर में जो है वो समझ लिया है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम सोशल इंट्रोवर्जन की बात करेंगे तो सोशल इंट्रोवर्जन मीन्स टू से कि आप समाज में जो है लोगों के साथ घुलने मिलने वाले लोग इंसान हो या फिर आप जो है उनसे दूर रहने वाले इंसान हो, तो वो चीज़ जो है वो जज की जाती है सोशल इंट्रोवर्जन में। और इंडिया में अगर हम बात करें तो ये बहुत सारे टेस्ट में हम देखेंगे कि काफ़ी टेस्ट जो बाहर फॉरेन वेस्टर्न कल्चर के अकॉर्डिंगली बने गए हैं, इंडिया में ये किस तरीके से हमारे इंडियन कल्चर के अकॉर्डिंगली कन्वर्ट किए गए हैं, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स इनमें ऐसी होती हैं जिनका अगर हम एक डिफरेंट कल्चर इंसान से पूछेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा और वो कहेगा मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, और हो सकता है कि वो फॉल्स कर दे और आपको सही जो उसकी असेसमेंट है वो कैलकुलेट ही ना हो। तो ये बहुत ज़रूरी है, तो कल्चरली एक टेस्ट को चेंज करना, कन्वर्ट करना जो है अपने कल्चर के अकॉर्डिंगली, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंडियन कल्चर के हिसाब से जिन्होंने किया है दैट इज़ मलिक एंड जोशी, और इन्होंने इस टेस्ट को नाम दिया है जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री, JMPI, ये इन्होंने इस टेस्ट का नाम दिया था। तो कई बार इस टेस्ट के जोधपुर मल्टीफेजिक पर्सनालिटी इन्वेंट्री के नाम पर ही आपको टेस्ट आ जाता है, तो आपने घबराना नहीं है, इसी टेस्ट की आप इसी सारी जो एक्सप्लेनेशन देंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर पे। सो आइजेंक पर्सनालिटी क्वेश्चनर देखिए नाम से क्लियर है दैट इट इज़ गिवन बाय आइजेंक, और इन्होंने इनिशियली ध्यान से सुनिए, सिर्फ 2 नहीं थी, 3 डायमेंशन थी इस टेस्ट की, बट स्टार्टिंग में इनिशियली इन्होंने 2 डायमेंशन दी थी। फर्स्ट डायमेंशन इज इंट्रोवर्जन एंड एक्सट्रोवर्जन एंड द सेकंड डायमेंशन इज इमोशनली स्टेबल न्यूरोटिसिज्म। अब इसमें जो इसका पूरा डिटेल है उसके लिए पार्ट 2 की क्लास को आपको जो है देखना पड़ेगा, उसमें अच्छे से अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी में जो है इसकी डिस्कशन की गई है दैट इन डायमेंशंस में क्या क्या फीचर्स, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। नाउ दीज डायमेंशंस आर करेक्टराइज्ड बाय 32 पर्सनालिटी ट्रेट्स इसमें रहते हैं, और उसके बाद लेटर ऑन थर्ड डायमेंशन दी गई दैट इज कॉल्ड साइकोटिसिज्म सोशियबिलिटी, जिसमें कि साइकोटिसिज्म का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ फीलिंग फॉर अदर। अच्छा मैं एक चीज़ स्टूडेंट्स आपको बता दूं, इंट्रोवर्जन और एक्स्ट्रावर्जन में क्या है, बिल्कुल ऑपोजिट आपको देखने को मिलेंगे ट्रेट्स। इमोशनली स्टेबल और न्यूरोटिसिज्म में भी ऐसा ही है दैट इमोशनली स्टेबल हो गया और न्यूरोटिसिज्म मतलब इमोशनली अनस्टेबल हो गया। ऐसे ही साइकोटिसिज्म एंड सोशियबिलिटी दैट इज द थर्ड डायमेंशन, इसमें भी आप यही देखेंगे दैट साइकोटिसिज्म हो गए जो लोग सोशेबल नहीं है, तो सोशेबल नहीं है तो क्या उनके फीचर्स रहते हैं, दे हैव लैक ऑफ फीलिंग्स फॉर अदर, उनका किसी के साथ कोई कंसर्न नहीं होता, किसी के साथ कुछ लेना देना नहीं रहता, इंट्रैक्शन इन अ टफ मैनर रहता है, हॉस्टाइल मतलब दुश्मनी वाली भावना रहना, ईगोसेंट्रिक का मीनिंग लिख लीजिए सेल्फ सेंटर्ड। सो ये लोग सेल्फ सेंटर्ड रहते हैं, इनको अपने एक्शंस का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा उससे कुछ लेना देना नहीं रहता, बस ये अपना ही वर्क पूरा करते हैं। एंड एंटी सोशल मीन्स से सोसाइटी के बनाए हर रूल को फॉलो नहीं करते, किसी भी रूल को फॉलो नहीं करते और उन चीज़ों के अगेंस्ट ही रहते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं दोबारा तुम्हें समझा देती हूँ दैट अपने साथ आपको इसी तरीके से डायग्नोस करने की कुछ ज़रूरत नहीं है या किसी भी अपने आसपास वालों के लिए, बिकॉज इफ़ यू फील दैट हम क्लास 12 की साइकोलॉजी पढ़कर हम डायग्नोस कर सकते हैं तो यू आर कम्प्लीटली रॉन्ग। और किसी भी साइकोलॉजी स्टूडेंट के लिए पढ़ते पढ़ते ये फील करना, स्टडी करते करते फील करना दैट ये तो मेरे ही सिम्टम्स लग रहे हैं, दैट इज कम्प्लीटली नॉर्मल, कम्प्लीटली ओके। चलिए अब हम थर्ड सेल्फ रिपोर्ट मेजर की बात करते हैं स्टूडेंट्स। तो ये आ जाता है अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कैटल का 16PF 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, यहाँ 16PF भी लिख सकते हैं, यू शुड नो 16PF दैट इज 16 पर्सनालिटी फैक्टर क्वेश्चनर, इनका जो है टेस्ट को नाम दिया गया है, डेवलप्ड बाय कैटल, नाम से क्लियर हो रहा है। अब इस टेस्ट में क्या
होता है, डेक्लरेटिव स्टेटमेंट्स होती हैं। तो बेसिकली जो सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट आप समझते हो ना जिनसे हम टेस्ट को सॉल्व करवा रहे हैं, दोज आर सब्जेक्ट्स। सो सब्जेक्ट रिस्पॉन्ड्स टू द स्पेसिफिक सिचुएशन, एक स्पेसिफिक सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं बाय चूजिंग फ्रॉम अ सेट ऑफ गिवन ऑल्टरनेटिव्स। गिवन ऑल्टरनेटिव्स के सेट से चूज करके वो क्या करते हैं, स्पेसिफिक सिचुएशन को किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। मतलब एक स्टेटमेंट दे दी और फिर आपसे ना 3-4 स्टेटमेंट्स में पूछा जाता है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप एक फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं तो यू वांट टू बी अ मैनेजर देयर और यू वांट टू बी देयर अकाउंटेंट, ठीक है, और नाइदर ऑफ ए और बी। तो इस तरह की ना स्टेटमेंट्स दी होती हैं। सो यू हैव टू सिलेक्ट कि मेरे को क्या चीज़ करनी है उस सिचुएशन में, ठीक है जी। अभी ये किन पर यूज़ किया जाता है, हाई स्कूल लेवल स्टूडेंट्स और एडल्ट्स पे ये यूज़ होता है। अगर मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूं तो फॉर्म ए से लेकर फॉर्म ई, मतलब फॉर्म ए, फॉर्म बी, फॉर्म सी, फॉर्म डी, फॉर्म ई, इस तरीके से ये 5 तरीके के 16 PF आ जाते हैं क्वेश्चनर्स हमारे पास। एंड अकॉर्डिंग टू योर स्टडी लेवल कि आप 5th क्लास तक पढ़ाई की, आपने 10th तक पढ़ाई की, आपने 12th तक पढ़ाई की, आप ग्रेजुएशन में आ जाते हो या फिर आप कभी स्कूल गए ही नहीं, उस बेसिस पे सब्जेक्ट के जो है एजुकेशन लेवल के बेसिस के ऊपर हम उसका डिफरेंट फॉर्म लगाते हैं। बिकॉज हर एक फॉर्म का यही पर्पस है दैट आपकी जो है वो 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स के बेसिस पर आपकी पर्सनालिटी कैलकुलेट की जाए, ठीक है। तो ये हो सकता है कि जो इंसान स्कूल गया है उससे ऑड वन आउट जैसे क्वेश्चन उसमें डाले हुए हैं उसका इंटेलिजेंस लेवल चेक करने के लिए, बट जो इंसान कभी स्कूल नहीं गया है उसको जो है मैथमेटिक्स के या कुछ भी अवॉइड किए जाए। मतलब अगेन सेल्फ रिपोर्ट मेजर है ना, तो बेसिकली आपको जब दिया जाए तो आप उसको पढ़ सको, समझ सको, तो दैट्स ऑल अबाउट इट। नाउ फाउंड यूजफुल इन करियर गाइडेंस, किसी को आपने गाइड करना है कि वो आगे क्या करियर ले। वोकेशनल एक्सप्लोरेशन, कौन से वोकेशनल कोर्स में अपना एडमिशन करवाए या फिर कौन से ऑक्यूपेशन में वो जा सकता है, उसको सेल्स मार्केटिंग में जाना चाहिए या उसको प्रोडक्शन टीम को ज्वाइन करना चाहिए। ये सारी चीज़ों में हेल्प, आप उसको जॉब में जाना चाहिए, उसको अपना बिजनेस करना चाहिए, इन सब चीज़ों में हेल्प करने के लिए इस टेस्ट को यूज़ किया जाता है। अब स्टूडेंट्स अगेन इम्पॉर्टेंट है लिमिटेशन भी, मैं बार बार कह रही हूँ असेसमेंट टॉपिक की बात करते हैं तो हर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं है। दैट इज़ द रीज़न कि आज की मैंने इस क्लास 1 ऑफ चैप्टर 2 में स्टार्टिंग ही इस टॉपिक के साथ की है, ऑल्दो ये आपकी टेक्स्ट बुक्स में लास्ट में टॉपिक गिवन है। अब स्टूडेंट्स लिमिटेशंस की बात करते हैं, तो इस सेल्फ रिपोर्ट मेजर की क्या लिमिटेशंस हैं, क्या ऐसी डिसएडवांटेजेस हैं जिस वजह से ये टेस्ट उतना अच्छे से किसी की पर्सनालिटी को नहीं बता पाता। तो फर्स्ट वन है सोशल डिजायरेबिलिटी एंड द सेकंड वन इज एक्विजेंस। सोशल डिजायरेबिलिटी सिंपल सी बात है, जब आपके जवाब सोशली डिजायरेबल तरीके से हो, मतलब जो समाज जिनको ओके मानता है, आप जब वैसे जवाब देते हो तो दैट इज सोशल डिजायरेबिलिटी। और एक्विजेंस होता है जब इररिस्पेक्टिव ऑफ स्टेटमेंट में कुछ भी लिखा है और आप जस्ट अग्री करते जा रहे हो, क्योंकि बहुत सारी स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे हमने MMPI में समझा दैट 567 स्टेटमेंट्स हैं। तो एक पॉइंट पर आकर ना सब्जेक्ट कई बार फील टायर्ड हो जाता है कि नहीं अभी मेरे को और इस टेस्ट को नहीं, तो उसको निपटाने के चक्कर में ना क्या करता है वो अग्री करता रहता है कि हाँ 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 हाँ, बिना सुने बिना पढ़े उस स्टेटमेंट को। तो ये इसकी लिमिटेशंस आ जाती हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रोजेक्टिव टेक्निक्स और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ पर्सनालिटी की। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि जब ऑलरेडी सेल्फ रिपोर्ट मेजर गिवन है, जब डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट आ गया है, तो क्या ज़रूरत पड़ी कि हमें प्रोजेक्टिव टेक्निक्स लेकर आनी पड़ी, हमें और असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी को जो है और इन क्वेश्चनर्स को लेकर आना पड़ा। उसका मेजर रीज़न बच्चे ये है कि सेल्फ रिपोर्ट मेजर की सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है दैट आप एक इंसान के अनकॉन्शियस लेवल को नहीं समझ सकते। उसे कॉन्शियसली पता है कि वो किस बात का क्या जवाब देना चाहता है, तो जो भी उसमें क्वेश्चन लिखा, अगर उसे लग रहा है कि समाज इसको अप्रूव नहीं करेगा, अगर उसे लग रहा है कि उसके घर वाले आसपास ही हैं कहीं ना कहीं, है ना, या उसे लग रहा है कि नहीं यार इससे मेरी पर्सनालिटी खराब आएगी या कुछ भी, तो उसे कॉन्शियसली हर एक चीज़ का पता है, तो उस अकॉर्डिंग जवाब देता है। तो जिस वजह से वो टेस्ट जो है कहीं ना कहीं इतने ज़्यादा, मतलब जब सीवियर कोई केस आ जाता है तो उसमें वो इतने अप्रूव नहीं पाए गए। तो उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बहुत डीप डाउन एक इंसान के अनकॉन्शियस लेवल में छुपी हुई हैं,
उन चीज़ों को जानने के लिए जो है उसका अनकॉन्शियस रिवील करने के लिए प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आई, और इसलिए इस मेथड को हम इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे, टेक्निक्स को समझेंगे, इसके विद इन क्या क्या टेक्निक्स आती हैं, द रीज़न बिहाइंड दैट कि हम इसको इनडायरेक्ट मेथड कहते हैं, बिकॉज इसमें डायरेक्टली आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे इनडायरेक्टली चीज़ों को पूछा जाता है क्वेश्चनियर्स में, टेस्ट में, और या फिर कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाकर, तो आपको पता ही नहीं रहता कि अच्छा इससे मेरी ये पर्सनालिटी सामने आ जाएगी। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आपको इस टॉपिक को भी अच्छे से करके जाना है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स की अगर हम बात करें, अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स को आइडेंटिफाई करने के लिए है लेस स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलस। अब इसका मतलब ये है स्टूडेंट, जैसे हम फर्स्ट टेस्ट करेंगे रॉर्शैक इंक-ब्लॉट टेस्ट, तो उसमें ना कुछ भी चीज़ आपको क्लियर कट नहीं होती। उस क्लियर कट ना होने में किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी असेस की जाती है, ईच एंड एवरी चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो इसलिए ये कहा गया कि लेस स्ट्रक्चर्ड अगर आपके सामने स्टिमुलस रखा जाएगा, या फिर अनस्ट्रक्चर्ड जो आपको क्लियर ही नहीं है, दो लोगों की फोटो दिखाकर आपको कहेंगे इसकी स्टोरी बनाओ, तो यू आर नॉट क्लियर अबाउट दैट कि मैं जो भी इसकी स्टोरी बनाऊंगा कहीं ना कहीं वो मेरी ही पर्सनालिटी के बारे में बताएगा। तो बस इसलिए इस टेक्निक को प्रोजेक्टिव टेक्निक कहा जाता है, बिकॉज यहाँ पर एक इंसान क्या करता है, अपनी फीलिंग्स, डिज़ायर्स और नीड्स को दूसरी चीज़ पर, सिचुएशन पर जो है प्रोजेक्ट कर देता है। दैट इज़ द रीज़न कि इसे प्रोजेक्टिव टेक्निक कहते हैं। बस एक्सपर्ट का काम क्या है, साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है, जो इन चीज़ों में ट्रेंड है, जिसके पास सुपरविजन है, ठीक जिन्होंने सुपरविजन ट्रेनिंग ले रखी है सुपरवाइजर से, वो इन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अब हम फीचर्स समझते हैं। फीचर्स भी अलग से आए हुए हैं एग्जाम में। सो प्रोजेक्टिव टेक्निक्स आर द मोस्ट इनडायरेक्ट मेथड। अगर हम बात करें तो मोस्ट इनडायरेक्ट मेथड है। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स वर डेवलप टू असेस अनकॉन्शियस मोटिव्स एंड फीलिंग्स। स्टिमुलस यहाँ पे अनस्ट्रक्चर्ड है। जो मेथड है स्कोरिंग का, वो सब्जेक्ट को नहीं बताया जाता, क्योंकि अगर आपने सब्जेक्ट को बता ही दिया दैट आपके इस जवाब का मतलब ये होगा और आपके इस जवाब का मतलब ये होगा, तो फिर वो आपको वैसा जवाब देगा ही क्यों। ठीक है, तो हर एक चीज़ को क्या रखा जाता है, उसे नहीं बताया जाता, बस उसे चीज़ें को पूछा जाता है। पर्सन को इन्फॉर्म किया जाता है कि कुछ भी राइट या रॉन्ग आंसर नहीं है, जो तुम्हें ठीक लग रहा है बस तुम वो बताते चले जाओ। एंड स्कोरिंग और इंटरप्रिटेशन इसकी काफ़ी लेंदी होती है। सब्जेक्टिव कहने का मतलब ये हो सकता है कि डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत राय जो है वो डिफरेंट हो सकती है, और इसको आप ऑब्जेक्टिवली स्कोर नहीं कर सकते, एंड इट इज़ इंटरप्रेटेड बाय एक्सपर्ट्स। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रॉर्शैक इंक-ब्लॉट टेस्ट की। इंक-ब्लॉट टेस्ट को नाम से क्लियर है कि इस टेस्ट को किसने दिया है। इस टेस्ट को दिया है हरमन रॉर्शैक ने। और हरमन रॉर्शैक ने स्टूडेंट जब इस टेस्ट को दिया तो उन्होंने 10 इंक ब्लॉट्स रखे। इंक ब्लॉट्स का मतलब है इंक के धब्बे, इंक के छिट्टे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्टूडेंट्स एक कार्डबोर्ड लिया, ठीक है, इन्होंने 7x10 साइज का, 7x10 समझ गए, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो 7x10 का इन्होंने एक कार्डबोर्ड गत्ता लिया वाइट कलर का, ठीक है, और उस पर इन्होंने इंक के निशान डाल दिए, ऐसे छींटे डाल दिए और उसको फोल्ड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे कार्डबोर्ड था, उसको ऐसे फोल्ड कर दिया, तो उससे क्या होगा कि वो एक सिमेट्री बन गई। ठीक है, आप अपने टेक्स्ट बुक में भी देख सकते हो, एक रॉर्शैक की आपको एग्जांपल दी है, आपको इस स्लाइड में भी एग्जांपल दी है। तो उससे क्या होगा कि जब वो इंक के निशान डाले और उसको एकदम बराबर से हाफ उसे फोल्ड कर दिया, तो इससे जो राइट साइड और लेफ्ट साइड है वो बिल्कुल बराबर बन गई। और जो वो इंक ब्लॉट आए वो इस तरीके के 10 इंक ब्लॉट्स इन्होंने खुद से टेस्ट जो है वो इन्होंने खुद से सब चीज़ें तैयार की, जिसमें जो 5 कार्ड्स थे उनमें ब्लैक एंड वाइट इंक के इंक ब्लॉट डाले गए, 2 कार्ड्स पे सिर्फ रेड इंक के डाले गए और 3 कार्ड्स में पेस्टल कलर्स में डाले गए। तो अगर आप इन फोटोज में देखोगे ना, सो 1 2 3 ये सारे 10 के 10 कार्ड्स हैं जो एक्चुअल में इस टेस्टिंग में यूज होते हैं। तो हर कोई इसको सुपरवाइज नहीं कर सकता, ठीक है, इसके लिए आपको प्रॉपर आगे स्टडी करनी पड़ती है और वहाँ पर आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस के साथ समझाया जाता है कि इनकी इंटरप्रिटेशन कैसे करनी है। तो अगर आप देखोगे, दिस इज ब्लैक एंड वाइट, दिस इज ब्लैक एंड वाइट, दिस इज ऑल्सो एंड दिस वन, तो ये सारे हो गए 5 ब्लैक एंड वाइट हो गए, ठीक है जी। और 2 इन्होंने रेड इंक का कहा है तो ये आ गए, ब्लैक के साथ रेड इंक आ गई। एंड 3 इन्होंने पेस्टल कलर्स का है तो वो ये वाले आ गए, ठीक है, जिसमें पेस्टल कलर्स को यूज किया है, ठीक है जी। तो अब इसमें कार्ड्स को की स्कोरिंग 2 फेजेस में होती है, ठीक है। एक स्टेप को हम कहते हैं परफॉर्मेंस प्रॉपर और एक स्टेप को हम कहते हैं इंक्वायरी। परफॉर्मेंस प्रॉपर में होता है दैट सब्जेक्ट्स को ये पूछा जाता है, दे हैव टू टेल दैट व्हाट दे सी इन ईच ऑफ दीज कार्ड्स। अब कार्ड में उनको क्या दिख रहा है, अब बड़े ध्यान से समझना, जैसे कि एक सेकेंड,
जैसे कि अगर हम इस कार्ड की बात करें, ठीक है जी, तो इसमें सब्जेक्ट को हो सकता है ये पूछा जाए दैट आपको जो है, एक सेकेंड, हाँ जी, तो आपको जो है ये वाला पार्ट क्या लग रहा है। तो अगर वो कह रहा है मेरे को एलिफेंट का कान लग रहा है, कोई कह सकता है कि मेरे को बटरफ्लाई का एक विंग लग रहा है, तो काफ़ी सारी, बहुत डिटेल में होता है ये। तो 4 पॉइंट्स में बहुत इजी से एक्सप्लेनेशन के साथ इसको कंप्लीट कर दिया गया है। बट सुनिए, जैसे आप फर्दर स्टडी करेंगे यू विल गेट टू नो। तो ईच एंड एवरी पार्ट को ना ऐसे उससे पूछा जाता है कि यहाँ ये आपको क्या लग रहा है, ये आपको क्या लग रहा है। उसके बाद ये भी देखा जाता है कि एक इंसान के सामने जब आपने कार्ड रखा तो उसने उस कार्ड को रोटेट किया लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पर, वो तक नोटिस किया जाता है। ठीक है जी, चलिए, अब ये एक्स्ट्रा नॉलेज थी, आपको अपने एग्जाम में जो टेक्स्ट बुक्स में गिवन है आपको वो चीज़ बताकर आनी है। ठीक है, परफॉर्मेंस प्रॉपर की अगर हम बात करें तो सब्जेक्ट टेल व्हाट दे सी इन ईच ऑफ दीज कार्ड्स, इन कार्ड्स में क्या क्या देखा, और इंक्वायरी में उनसे इंक्वायरी की जाती है कि आपने यही क्यों कहा। ठीक है, वेयर, हाउ एंड ऑन व्हाट बेसिस वाज अ पर्टिकुलर रिस्पॉन्स मेड, ये आपने क्यों बताया, ऐसा क्यों ये चीज़ किया, दैट्स इट। तो इसकी जो स्कोरिंग है टेस्ट की वो एक इंटेंसिव ट्रेनिंग रिक्वायर करती है फ्रॉम द साइकोलॉजिस्ट साइड। कोई भी इंसान रैंडमली जो है इन टेस्ट को लेकर किसी को भी वो इंटरप्रेट नहीं कर सकता कि उसकी पर्सनैलिटी क्या है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट की, दैट इज टैट। तो इसको डेवलप किया था मॉर्गन एंड मुरे ने। इसमें 30 ब्लैक एंड वाइट पिक्चर कार्ड्स हैं और एक कार्ड बिल्कुल खाली रखा जाता है, ब्लैंक कार्ड होता है। ठीक है जी, और हर एक कार्ड में एक या एक से ज़्यादा लोग रहते हैं और बहुत सारी सिचुएशंस रहती हैं। तो इसको भी मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ दैट काफ़ी सारी इसमें कार्ड्स की जो है वो फोटोज़ आपको दिख रही हैं, थोड़ी ब्लर दिख रही होंगी। और आपके जो टेक्स्ट बुक में ये वाली चीज़, ये वाला जो है टेक्स्ट बुक में ये वाली फोटो डाली गई है। तो अगर आप देखो ना तो हर एक सिचुएशन में यहाँ पर, लाइक फॉर एग्जांपल, एक सेकेंड, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स एक ही लेडी है और कुछ सिचुएशन है, कुछ सोच रही है कहीं किसी को देखकर। यहाँ पर एक बच्चा है जिसके हाथ में वॉयलिन है। ठीक है, आप बहुत सारी यहाँ पे 2 लोग आ जाते हैं। यहाँ भी ये जो आपकी टेक्स्ट बुक में ये भी 2 लोग हैं। तो ये बहुत सारे कार्ड्स हैं और एक ये ऐसा नहीं होता, ये मैंने क्लब करके इनको ऐसे जो है वो पिक्चर इसमें ऐड ऑन की हुई है स्टूडेंट्स। सो डोंट सी दिस कि ये शायद ऐसा एक पूरा कार्ड है और उसमें इस तरह कॉलम्स बने होते हैं, ऐसा नहीं रहता। ठीक है, ये पूरा पूरा एक एक कार्ड रहता है और वो कार्ड आपके सामने आपको दिखाया जाता है। तो दिस इज़ वेरी वेरी लाइक helpful in assessing the personality of any individual. So Morgan and Murray 30 black and white cards और हर एक कार्ड में एक या एक से ज़्यादा लोग रहते हैं in a variety of situations. So cards are used with adult males, females, boys और girls. अब इस तरीके से कार्ड यूज़ किए जाते हैं। अगेन थोड़ी सी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ दैट कार्ड के पीछे लिखा होता है B, G। अब अगर कैपिटल बी और कैपिटल जी छोटा सा लिखा हुआ है दैट मीन्स वो कार्ड आप बॉय पे भी लगा सकते हो, वो गर्ल पे भी लगा सकते हो। अगर किसी कार्ड के पीछे लिखा हुआ है दैट बी फॉर बॉय और एम लिख दिया, बी एम लिख दिया, तो दैट मीन्स कि वो कार्ड आप बॉय के साथ और मेल के साथ किसी के ऊपर भी वो आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ठीक है, अगर उस कार्ड के पीछे लेट्स से एफ और एम लिखा हुआ है दैट मीन्स वो कार्ड आपने फीमेल या मेल के लिए यूज़ करना है। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना रहता है कि उस कार्ड के पीछे आपको इंस्ट्रक्शन दी होती है, उसको देखकर आपको देखना रहता है दैट आपको अपने सब्जेक्ट के ऊपर देखना है कि वो बॉय है, एक पर्टिकुलर एज तक वो बॉय गर्ल है, या वो मेल फीमेल, एडल्ट्स में आ गए हैं तो मेल फीमेल हो जाते हैं। ठीक है, तो कौन आपके सामने बैठा है जिसकी आपने पर्सनैलिटी असेस करनी है और उसके ऊपर आपने कौन सा कार्ड लगाना है। ठीक है जी, सो सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी, सब्जेक्ट को कहा जाता है। अच्छा, एक और बात इसमें ध्यान रखो कि आजकल 5 कार्ड्स को भी यूज़ किया जाता है और सामने वाले की पर्सनैलिटी को असेस किया जाता है। तो सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू टेल अ स्टोरी, सब्जेक्ट को कहा जाता है कि एक स्टोरी बनाओ। ठीक है, जिसमें आपने ये डिस्क्राइब करना है द सिचुएशन प्रेजेंटेड इन द पिक्चर, लाइक व्हाट इज हैपनिंग। तो 3 बातें बतानी होती हैं सब्जेक्ट को। एक सब्जेक्ट को बताना रहता है कि उस कार्ड में क्या हो रहा है, एक स्टोरी बनाओ अपने आप से। अब वो यहाँ पर कहेगा कि मुझे इसमें क्या पता, तो अगेन हमने फीचर्स में समझा था ना कि कुछ गलत और सही नहीं, आप उसको कहो कि खुद भी तुम कुछ भी रैंडमली अपने बेसिस पर स्टोरी बना दो। तो एक स्टोरी उसने बनानी होती है कि क्या चल रहा है, एक उसने देखना होता है कि इसके पहले क्या हुआ होगा, और एक उसको बताना होता है कि इस सिचुएशन के बाद क्या हुआ होगा। अगेन मतलब वही है कि पहले, इससे पहले क्या हुआ होगा, इस सिचुएशन में क्या हो रहा है और इस सिचुएशन के बाद क्या होगा।
दैट्स इट. सो व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट विल हैपन, क्या आगे होगा, एंड व्हाट आर द करेक्टर्स फीलिंग एंड थिंकिंग. और एक और क्वेश्चन होता है कि इस टाइम पर ये क्या फील कर रहे हैं, ये क्या सोच रहे हैं. ये आपको प्रॉपर स्टोरी बनवानी होती है. इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दिस टेस्ट इज. उमा चौधरी ने इसकी इंडियन अडेप्टेशन दी है, या आप कह सकते हो इसका इंडियन वर्जन दिया है टैट का, दैट इज थीमेटिक एप्रिसेप्शन टेस्ट. कोई भी स्पेलिंग सी गलती नहीं करनी है, कोई भी आपको इसमें जो है इसका नाम वगैरह कुछ नहीं भूलना, ठीक है. कुछ भी गलती नहीं करेंगे, हर एक चीज़ को अच्छे से करेंगे. अब थर्ड हम बात कर लेते हैं रोजनविक पिक्चर फ्रस्ट्रेशन स्टडी, दैट इज PF स्टडी. सो दिस टेस्ट इज डेवलप्ड बाय रोजनविक, अगेन नाम में ही आ गया. इट असेस हाउ पीपल एक्सप्रेस एग्रेशन इन द फेस ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन. मतलब एक सिचुएशन ऐसी है जो किसी इंसान को फ्रस्ट्रेट करवा रही है. अब फ्रस्ट्रेट करवाने में वो इंसान उस टाइम किस तरीके से अपने गुस्से को एक्सप्रेस करता है, दैट इज व्हाट दिस टेस्ट असेस. कार्टून्स की बात करते हैं, इन विच वन पर्सन फ्रस्ट्रेट्स अनदर, एक इंसान दूसरे को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, और देयर इज अ फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन, दिस इज शोन टू सब्जेक्ट. या फिर वहाँ पे फ्रस्ट्रेटिंग कंडीशन है, जैसे यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल डाली है दैट ये इंसान इसको कह रहा है दैट आई हैव ऑलवेज बीन एबल टू ईट ऑल आई वांट विदाउट टर्निंग इनटू अ बिग फैट पिग. ठीक है, तो इस तरह से देखो उसको, एक तरह से उसको जो है वो मोटा गया, उसकी बॉडी शेपिंग कर रहा है, ठीक है ना. तो इस तरीके से उसको मजाक कर रहा है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट को ये पूछा जाएगा दैट यार ये इंसान को क्या कहना चाहिए. तो यहाँ पर फोकस ये रहता है दैट इट हेल्प्स इन स्टडिंग वेदर द फोकस इज ऑन फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट. ठीक है, अब फ्रस्ट्रेटिंग कौन है, दिस पर्सन इज फ्रस्ट्रेटिंग, जो उसको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, एंड दिस पर्सन इज फ्रस्ट्रेटेड, जो कि फ्रस्ट्रेट हो रहा है. अब ये देखा जाता है कि फ्रस्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट पर ध्यान दिया जा रहा है, मतलब क्या आपका इन्वायरमेंट जो आपको फ्रस्ट्रेट कर रहा है, फ्रस्ट्रेटेड ऑब्जेक्ट की प्रोटेक्शन पर ध्यान दिया जा रहा है, या फिर एक कंस्ट्रक्टिव सोल्यूशन पर बात हो रही है. तो वहाँ से ये देखा जाता है कि जैसा आप सोल्यूशन यहाँ पर दोगे वैसा ही आप पर्सनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं अप्लाई करोगे. एंड द लास्ट वन इज दैट पारिक हैज़ अडॉप्टेड दिस टेस्ट फॉर इंडियन पॉपुलेशन. इंडियन पॉपुलेशन पर भी इस टेस्ट को जो है वो लगाया गया है बाय पारिक. अगेन वही चीज़ आ गई दैट इसकी इंडियन अडेप्टेशन दी गई है. स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट की. नेम से क्लियर है दैट यहाँ पर इनकम्प्लीट सेंटेंस दिए जाते हैं और सब्जेक्ट को कहा जाता है दैट कंप्लीट दी सेंटेंसेस. तो नाम हो गया सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. अब यहाँ पर क्या रहता है, दिस टेस्ट यूजेज अ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस. बहुत सारे इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट दिया होता है, जैसे एग्जाम्पल में देख सकते हो माई फादर, माई ग्रेटेस्ट फियर इज, और सब्जेक्ट को कहा जाता है दैट इसका जो एंडिंग पार्ट है वो आप क्या करो, वो आप कंप्लीट करो. सो दिस इज द एंडिंग पार्ट, दिस इज द एंडिंग पार्ट. ठीक है, इसको आप कंप्लीट करो. इट एनालाइजेस देयर एटीट्यूड, मोटिवेशन एंड कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के एटीट्यूड, मोटिवेशन और कन्फ्लिक्ट को क्या करता है, एनालाइज करता है. दिस इज सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट. ठीक है जी, तो सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट में हेल्प की जाती है सब्जेक्ट के एटीट्यूड, मोटिवेशन और कन्फ्लिक्ट को समझने की, कि माई फादर इसके बाद वो सब्जेक्ट जो भी आगे बात कहेगा, माई ग्रेटेस्ट फियर इसके बाद जो भी सब्जेक्ट वो बात कहेगा वो कहीं ना कहीं उसके खुद के एटीट्यूड, मोटिव्स और फीलिंग्स के बारे में बताता है. तो स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं दैट एक बार ये क्वेश्चन इस तरीके से आया था दैट सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट और इसका जो नेक्स्ट हम ड्रॉ पर्सन टेस्ट करेंगे, ये दोनों टेस्ट को 4 मार्क्स में डाला गया था, जिसमें 1 मार्क एक्सप्लेनेशन के गिवन थे और 1 मार्क एग्जाम्पल के. तो आपको ये ध्यान रखना है दैट आपको एक्सप्लेनेशन अच्छे से लिख कर आनी है और आपको एग्जाम्पल्स भी साथ में बतानी है. नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट की. तो ड्रॉ अ पर्सन टेस्ट में है, इन दिस टेस्ट द सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू ड्रॉ अ पर्सन ऑन अ शीट ऑफ पेपर. एक शीट ऑफ पेपर पर आपको कहा जाता है कि आपने एक पर्सन को ड्रॉ करना है, और जैसे ही आपका सब्जेक्ट उस पर्सन को ड्रॉ कर लेगा तो आपको कहा जाएगा दैट अब आपने इसका ऑपोजिट जेंडर ड्रॉ करना है. सो लेट्स से आपके सब्जेक्ट ने मेल को ड्रॉ किया है, तो अब आप कहोगे कि इसका ऑपोजिट जेंडर दैट इज फीमेल को ड्रॉ करो, और अगर किसी ने फीमेल या गर्ल को ड्रॉ किया है तो उसके ऑपोजिट जेंडर में वो मेल को ड्रॉ करेगा. अब उसको पेंसिल और इरेजर भी दी जाती है टू फैसिलिटेट इन ड्राइंग. सब्जेक्ट इज आस्क्ड टू मेक अ स्टोरी अबाउट द पर्सन. जब उसने दोनों लोगों को बना लिया है, उसे कहा जाता है कि इसकी स्टोरी बनाओ, और उस पर इंटरप्रिटेशन जो है वो की जाती है. अब इसमें एग्जाम्पल है, ओमिशन ऑफ फेशियल फीचर सजेस्ट दैट अ पर्सन ट्राई टू हाइड
पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, अगर ड्राइंग में वो फेशियल फीचर्स को भूल गया है, वो उसने उसको नहीं बनाया है, छोड़ दिया है, ओमिशन होता है मतलब छोड़ दिया, उसको स्किप कर दिया है, तो इंसान जो है वो क्या करता है, पुअर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को कहीं ना कहीं छुपा रहा है। एंड द सेकेंड वन इज अ लार्ज हेड सजेस्ट ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज, और अगर उसने बहुत बड़ा हेड बनाया है तो वो सजेस्ट करता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिजीज को, ठीक है जी। तो ब्रेन की कुछ प्रॉब्लम को वो जो है वो शोकेस करता है। अब स्टूडेंट्स प्रोजेक्टिव टेक्निक्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाती हैं। अब हम इनकी लिमिटेशंस की अगर बात करें, सो इंटरप्रिटेशन रिक्वायर स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग, वो तो हम स्टार्टिंग से पढ़ रहे हैं। इंटरप्रिटेशन समझते हो ना, दैट जो भी आपका सब्जेक्ट आपको आंसर्स दे रहा है, जो भी वो चीज़ें बता रहा है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो की जाती हैं, उसके बारे में जो चीज़ें बताई जाती हैं, दैट इज टर्म टू बी द प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। ठीक है, प्रॉब्लम्स विद रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग एंड वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रॉब्लम्स आई, ठीक है। तो पहली लिमिटेशन इसकी ये है दैट एक स्पेशलाइज ट्रेनिंग रहनी चाहिए, कोई भी इंसान इससे इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकता। एंड द सेकेंड वन इज दैट देयर आर प्रॉब्लम्स विद रिलायबिलिटी ऑफ स्कोरिंग एंड वैलिडिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन, की स्कोरिंग की रिलायबिलिटी की बात करें, क्योंकि हमने समझा है दैट सब्जेक्टिव है, हर एक पर्सन का, हर एक एक्सपर्ट का अपनी कहीं ना कहीं राय रहती है, तो इन सब चीज़ों को लेकर इसमें जो है वो लिमिटेशन बनती है। अब इसके बाद जो हम थर्ड असेसमेंट की बात करेंगे, दैट इज बिहेवियरल टेक्निक्स। सो दो असेसमेंट्स हमने पढ़ ली हैं, सेल्फ रिपोर्ट मेजर्स एंड प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। नाउ द थर्ड वन इज दैट इज बिहेवियरल टेक्निक्स, उसको हम अच्छे से समझेंगे। सो बिहेवियरल एनालिसिस में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू एक ऐसा मेथड है जिसमें सीरीज ऑफ क्वेश्चंस के आपके आंसर लिए जाते हैं, क्वेश्चंस को बहुत इन डेप्थ पूछा जाता है, एंड इंटरव्यू में भी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड। अभी स्ट्रक्चर्ड का मतलब ये होता है जिसमें क्वेश्चंस भी डिसाइडेड हैं, कौन से टाइम पे कहाँ पर इंटरव्यू होगा, किससे इंटरव्यू होगा, दैट इज अबाउट द स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन और स्पेसिफिक प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, और आंसर जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, मतलब ऑप्शंस गिवन है, यू हैव टू चूज अमंग देम। अभी अगर हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की बात करें तो इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं रहते, इसमें आपकी मर्जी है दैट आप उन क्वेश्चंस का कुछ भी आंसर जो है वो लिख सकते हो, प्रॉपर बता सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं जब क्वेश्चन के नीचे ब्लैंक्स लगा दी जाती है ना, और आपको कह दिया जाता है कि अब आप इसको सॉल्व करो। और स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन होती हैं और आपने उन ऑप्शंस में से ही सिलेक्ट करना होता है, तो दैट इज क्लोज एंडेड क्वेश्चन। अब हम ऑब्जर्वेशन की बात करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो कम्स अंडर द बिहेवियरल एनालिसिस। तो जो प्रोफेशनल ट्रेन है वहीं इसको कंडक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट में लाइक टू ऑब्जर्व हिज और हर क्लाइंट इंटरेक्शन विद फैमिली मेम्बर्स एंड होम विजिटर्स, ठीक है, तो वो उस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो बेसिकली बिहेवियर को ऑब्जर्व करना है। अब इसकी लिमिटेशन ये है दैट अगेन इसमें प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए, कोई भी इंसान नहीं कर सकता, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज़्यादा, मेच्योरिटी चाहिए साइकोलॉजिस्ट की, दैट इज़ अ प्री कंडीशन। ऐसा नहीं है कि वो नया नया प्रैक्टिशनर है और वो इस चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, नहीं, उसकी मेच्योरिटी होनी, उसका एक्सपीरियंस होना बहुत ज़्यादा मायने रखता है। मेयर प्रेजेंस ऑफ द ऑब्जर्वर में कंटैमिनेट द रिजल्ट्स को कंटैमिनेट भी कर सकता है। अगर सामने वाले इंसान को पता है कि ये इंसान मुझे ऑब्जर्व कर रहा है और ये इसकी यहाँ पे प्रेजेंस है, तो डेफिनेटली उसका जो बिहेवियर है वो चेंज हो सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम बिहेवियरल रेटिंग्स की बात करते हैं। तो बिहेवियरल रेटिंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है दैट इज़ लिमिटेशंस, लेकिन इसको समझ लेना भी बहुत ज़रूरी है दैट बिहेवियरल रेटिंग्स में हमने लेट से ए पर्सन के बारे में जानना है, तो उसके जो काफ़ी क्लोज होगा और बहुत टाइम से उसको जानता होगा, उससे हम उसके बिहेवियर की रेटिंग करवाएंगे। सो बिहेवियर रेटिंग्स आर जनरली टेकन फ्रॉम द पीपल हु नो द असेसी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। असेसी समझ गए, जिसका पर्सनालिटी को हम असेस कर रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं, तो उसको बहुत लंबे टाइम से जान रहा है, उससे आप रेटिंग करवाते हो। एंड द रेटर हैज़ टू रेट द इंडिविजुअल ऑन सम कैटेगरीज ड्रॉन बाय द साइकोलॉजिस्ट। तो जो रेटर है वो इंडिविजुअल को रेट करता है किसी कैटेगरीज पे बेस पे, दैट इज ड्रॉन बाय द साइकोलॉजिस्ट। नाउ इसकी लिमिटेशंस की अगर हम बात करें, सो फर्स्ट वन इज हेलो इफेक्ट एंड द सेकंड वन इज मिडिल कैटेगरी बायस एंड एक्सट्रीम कैटेगरी बायस। समझ लेते हैं। हेलो इफेक्ट में आपको पता है हम सबकी ना एक टेंडेंसी होती है किसी एक इंसान के
एक फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक, एक पॉजिटिव बात को लेकर हम उस इंसान को पूरा अच्छा बना देते हैं और एक खराब बात को लेकर हम उस पूरे इंसान को खराब बना देते हैं. सो बाय इन्फ्लुएंसिंग फ्रॉम अ सिंगल फेवरेबल और अनफेवरेबल, फेवरेबल मतलब पॉजिटिव और अनफेवरेबल मतलब नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल किसी इंसान को बहुत गुस्सा आता है तो उसके उस एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पर हम उसको बना लेते हैं कि ये इंसान पूरा ही खराब है. कोई इंसान ग्रीडी है, लालची है, ठीक है, या कंजूस है, उसके उस एक कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे ना हम उस पूरे इंसान को खराब बना देते हैं. तो दिस इज़ हेलो इफेक्ट. और ये यहाँ पर इसलिए लिमिटेशन है क्योंकि जो उसको काफ़ी क्लोज, काफ़ी देर से जानता है, अगर उसके नज़र में वो एक फेवरेबल ट्रेट पर उसे पूरा अच्छा बना देगा और जितने भी क्वेश्चंस होंगे उन सब में अच्छी रेटिंग देगा, और अगर वो सब्जेक्ट को या असेसी को अच्छा नहीं मानेगा एक फेवरेबल कैरेक्टरिस्टिक के बेस, मतलब हेलो इफेक्ट जो है उसकी मार्किंग्स में दिख जाएगा. नेक्स्ट बेटे मिडिल कैटेगरी और एक्सट्रीम रिस्पॉन्स बायस की अगर हम बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि लेट्स से 1 to 10 का स्केल है, तो ये ज़्यादातर टेंडेंसी रहती है कि जिनसे आप रेट करवा रहे हो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अगर उन्हें लगता है कि वो इंसान बहुत अच्छा है तो तकरीबन हर एक क्वेश्चन में वो एक्सट्रीम पोजीशंस को जब चूज़ करते हैं कि 1 या 2 को मार्क कर दिया या 9 और 10 को दे दिया, तो दिस इज़ नोन टू बी द एक्सट्रीम कैटेगरी बायस. और अगर वो कह रहे हैं कि नहीं चलो यार ये इंसान ठीक है, बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा बुरा भी नहीं है, तो वो हो सकता है हर एक स्टेटमेंट के बेस पर उसे जो है वो मिडिल कैटेगरी मतलब 4, 5, 6 ये वाले जो हैं वो स्कोरिंग देते जाएं. तो ये भी हमारे रिजल्ट को कंटैमिनेट कर रहा है, ख़राब कर रहा है, बिकॉज प्रॉपर तरीके से हमें नहीं पता चल रही. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नॉमिनेशन की. सो नॉमिनेशन इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ पीयर असेसमेंट. अब पीयर असेसमेंट का ये प्रोसेस है, इसमें क्या रहता है कि इंडिविजुअल को ये कहा जाता है कि पूरे ग्रुप में आप किस इंसान को चूज़ करेंगे उसके साथ प्ले करना, किस इंसान को चूज़ करेंगे उसके साथ वर्क करना, किस इंसान को चूज़ करेंगे उसके साथ कहीं आपने बाहर जाना है, शॉपिंग करने जाना है, तो किस इंसान को आप लेकर जाएंगे. और फिर उससे पूछा जाता है कि आपने ये स्पेसिफिक लोगों को इस स्पेसिफिक चीज़ के लिए क्यों चूज़ किया. बट बस वहीं से जो पर्सनालिटी के बारे में पता चल जाता है, दैट इज़ टर्म टू बी द नॉमिनेशन. नॉमिनेशन का मतलब भी तो यही होता है ना, सिलेक्शन, सिलेक्ट किया गया है, दैट्स इट. इसकी लिमिटेशन ये है दैट इसमें पर्सनल बायस आ जाते हैं, पर्सनल फेवरेटिज्म आ जाता है. ठीक है, तो बायस का मीनिंग लिख लीजिए फेवरेटिज्म, वो चीज़ इसको इन्फ्लुएंस करती है. और लास्ट टॉपिक हमारी इस क्लास का है सिचुएशनल टेस्ट, दैट्स कम अंडर बिहेवियरल एनालिसिस. तो सिचुएशनल टेस्ट में आप अपने सब्जेक्ट को एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में रखते हो और आप क्या कहते हो उसे कि आपने टास्क को कंप्लीट करना है विद द टीम मेंबर्स, और उसको बिना बताए टीम मेंबर्स को कहते हो कि इसके साथ ना कोऑपरेट मत करना, इसको गलत बोलना, इसको उल्टा बोलना, ठीक है, जानबूझकर इसको ये गुस्से में आ जाए, फ्रस्ट्रेट हो जाए, ऐसी सारी चीज़ें करना विदाउट लेटिंग नो द एक्चुअल सब्जेक्ट जिसकी आप पर्सनालिटी को असेस करते हो. बस वहीं पर उसके सामने जब इतनी स्ट्रेसफुल सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, उसे नहीं पता कि ये सब लोग रोल प्ले कर रहे हैं और जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं. उसे होता है कि यार ये तो लोग मेरे से वर्क ही नहीं कर रहे. अब उस सिचुएशन में वो कैसे बिहेव करेगा, उसके बस उसी बिहेवियर को देखते हुए उसकी पर्सनालिटी को असेस कर लिया जाता है. और इस टेस्ट को हम ये भी कहते हैं सिचुएशनल स्ट्रेस टेस्ट एंड सिचुएशनल टेस्ट. ये दोनों इसके नाम जो है स्टूडेंट्स आ जाते हैं. और स्टूडेंट्स आई होप दैट आपको आज का ये टॉपिक असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी इन डिटेल अच्छे से समझ में आ गया है. नेक्स्ट क्लास में हम अप्रोचेस ऑफ पर्सनालिटी को इन डिटेल समझेंगे. टिल देन स्टे हेल्दी और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में.